उत्तराखंड सरकार प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी में है। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को कैबिनेट में रखा गया। इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, जिसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सभी धर्मों के साथ खासकर महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में महिलाओं के लिए ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे उनके जीवन में बदलाव आएगा। ये प्रावधान सभी धर्मों की महिलाओं के लिए है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए गठित समिति ने 1.5 साल का समय लिया। इन 1.5 सालों में समिति का कार्यकाल 4 बार बढ़ाया गया। समिति के कार्यकाल बढ़ाने के पीछे की वजह इसकी डीप स्टडी रही है। समिति की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कई लोगों से सुझाव लिए गए। सभी धर्मों के लोगों को इसमें शामिल किया गया। राजनीतिक दलों की भी इसमें भागीदारी रही। इसके साथ ही महिलाओं के सुझाव इस ड्राफ्ट में खास तौर पर शामिल किए गए, जिसका नतीजा है कि आज महिलाओं के हकों पर डाका डालने वाले कई नियमों को यूसीसी के जरिए हटाया जा रहा है। इसमें बहुविवाह पर रोक की बात हो या फिर मुस्लिम समुदाय में होने वाले हलाला और इद्दत की, यूसीसी में इन सभी के लिए प्रावधान किए गए हैं। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में महिलाओं को बराबरी का हक देने की कोशिश की गई है। हमारा समाज समानता की बात तो करता है, मगर धर्म मान्यताओं के चक्कर में समानता का अधिकार महिलाओं को मिल नहीं पाता। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं को ऐसे ही समान अधिकार दिलाता है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में लड़कियों के शादी की उम्र बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, जिसे 18 से बढ़ाकर 21 किया गया है। इसी प्रावधान से लड़कियों को पढ़ाने का समय मिलेगा। शादी की उम्र तक वह मैच्योर हो जाएगी। मैच्योर होने के बाद जब लड़कियों की शादी होगी तो वह अच्छा और बुरा सोच सकती है। इससे पहले छोटी उम्र में शादी होने के कारण लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती थी। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए पुलिस के पास रजिस्टर कराना होगा। इससे रिलेशन में चीटिंग जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी। कई बार रिलेशन में धोखा खाने के बाद लड़कियां गलत कदम उठा लेती है। इससे ऐसी घटनाओं पर रोक भी लगेगी। इसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के माता पिता को भी इसकी जानकारी दी जाएगी, जिससे रिश्तों में पारदर्शिता आएगी। इसके अलावा उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़के के बराबर हिस्सा देने के प्रावधान हैं। अडॉप्शन भी सभी के लिए मान्य किए गए हैं। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए यूसीसी में भी कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिसमें शादी के बाद रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन की शादी अमान्य मानी जाएगी। रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। यूसीसी में पति और पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार उपलब्ध होंगे। तलाक का जो बैकग्राउंड पति के लिए लागू होगा वही पत्नी के लिए भी लागू होगा। ऐसे में कह सकते हैं कि यूसीसी महिलाओं को पुरुष के समांतर खड़ा करने की कोशिश है। यूसीसी जो हमारा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के समय एक संकल्प था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से प्रधानमंत्री हमारी पार्टी ने 2022 के चुनाव में संकल्प लिया था कि नई सरकार के गठन होने पर हम उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू करेंगे और उसके लिए कमेटी बनाएंगे ड्राफ्ट बनाने के लिए। और हमने वो कमेटी बना दी। कमेटी ने मई 2022 से काम करना शुरू किया और आज 2 फरवरी 2024 को उन्होंने अपना ड्राफ्ट हमको दे दिया। कमेटी ने जो भारत का पहला गांव है, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को पहले गांव की संज्ञा दी और वहां से संवाद शुरू किया। 43 स्थानों पर 43 स्थानों पर जनसंवाद के कार्यक्रम किए गए। लोगों से उनकी संवाद हुआ, उनके विचार लिए गए और इस पे वेब पोर्टल भी बनाया गया। उस पर भी लोगों के विचार आए। 2,33,000 लोगों ने अपने इस पर राय दी और ये उत्तराखंड के लगभग इसमें 10% परिवार आते हैं। ये देश का पहला ऐसा किसी मुद्दे पर विचार आना उत्तराखंड के लोगों की जागरूकता को भी प्रदर्शित करता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने जागरूक होकर अपने विचार दिए, मत दिए। और कमेटी ने अलग अलग स्थानों पर एक संहिता बनाने वाली और लोगों का जनमत, एक तरह से लोगों से बातचीत करने का, दोनों इस तरीके से बात करी। देश के अंदर भी अनेक विद्वानों ने इस पर काम किया है। कमेटी में
बड़े विद्वान लोगों ने बहुत परिश्रम से काम किया। रंजना प्रकाश देसाई जी पूर्व न्यायाधीश, ओम प्रकाश कोहली जी सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, श्री मनु गौड़ जी जो समाज के क्षेत्र में काम करने वाले समाज सेवी हैं, और प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल दून विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर और उत्तराखंड के पूर्व में चीफ सेक्रेटरी रहे श्री शत्रुघ्न सिंह। इन लोगों ने, पांचों लोगों ने अनेक लोगों की राय लेकर एक बड़ा संकलन किया और आज हमको लगभग 740 पेज, जिसमें कि 4 वॉल्यूम में ये रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट को हम आज हमें मिली है। इसको हमारा जो विधि डिपार्टमेंट है, संसदीय कार्य विभाग है, सभी विभाग उसको देखेंगे। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, परीक्षण करवाएंगे और आगे की कार्रवाई। विधानसभा का सत्र हमने इसी के निमित्त ये विशेष सत्र आहूत किया गया है। 5 तारीख से विधानसभा का, फरवरी में इसी माह विधानसभा का सत्र आहूत है और इसको चर्चा में लाएंगे। विधानसभा के अंदर हमारा सभी से अनुरोध रहेगा, अपने अन्य दलों के साथियों से भी, कि ये सकारात्मक चर्चा और देश के अंदर जो लंबे समय से मांग रही है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में ये व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकारें अपने यहाँ इसको लागू कर सकते हैं। इसको राज्य अपने अपने अनुसार उसको लागू करने की दिशा में काम कर सकते हैं। उसके अनुसार ही हम सदन में चर्चा करेंगे और विधेयक के रूप में लाकर विधेयक बनेगा। उत्तराखंड राज्य, जहाँ गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, देवभूमि है, बाबा बद्री विशाल, बाबा केदार, आदि कैलाश, अनेकों नदियाँ जो पूरे देश के अंदर लोगों को जल देने का काम करती हैं, कहीं आचमन के लिए, कहीं सिंचाई के लिए, जीवन को प्रभावित करने का काम, प्रभावमान करने का काम यहाँ से होता है। यहाँ के ग्लेशियर हैं, पर्वतमालाएं हैं। तो एक नया काम देश के अंदर समान नागरिक संहिता का उत्तराखंड से शुरू होगा और हमें उम्मीद है कि हमारा ये जो विधेयक बनेगा उसके बाद देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर आपको सबसे बेहतर क्या लगा इस विधेयक में, या यूँ कहें कि यूसीसी में क्या सुझाव आपको सबसे बेहतर लगा इसमें? अभी आज ड्राफ्ट मिला है, चूँकि अब ये चर्चा के लिए होगा। अभी हमने ड्राफ्ट देखा नहीं है, अभी चर्चा में आएगा, विधानसभा के अंदर आएगा, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से ये अच्छे के लिए ही हो रहा है। ये विशेषकर सशक्तिकरण है देश के अंदर। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो हमारे प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के ऐसा क्या है कि भाजपा शासित जो राज्य वो तो इसके लिए तैयार है, लेकिन गैर भाजपा शासित राज्य इसका विरोध करते हैं, क्या? देखिए, हम तो कहेंगे कि चूंकि हम किसी के विरोध के लिए नहीं लाए हैं, किसी को टारगेट करने के लिए नहीं लाए हैं, और मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को उनका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमने उनके सामने संकल्प रखा। ये हमारा चुनाव का संकल्प था, हमारा वायदा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम इसको विधेयक के रूप में लाएंगे और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको मौका दिया, सरकार में आने के उन्होंने आशीर्वाद दिया, तभी हम सरकार में आए। और सरकार में आने के बाद हमने पहला काम यही किया कि इसके लिए कमेटी बनाई और हम अपना वादा पूरे करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सर, कांग्रेस की अध्यक्ष हैं करण माहारा, वो कह रहे हैं कि ये चुनाव से पहले आप माहौल को सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं और इस जो ड्राफ्ट के अंदर जो एसटी जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन इस ड्राफ्ट के अंदर किया गया है। देखिए, अभी तो ड्राफ्ट किसी के सामने आया ही नहीं है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि उसमें क्या हो रहा है। ड्राफ्ट मुझे मिला है और अभी उस ड्राफ्ट का अध्ययन होगा, उसके बाद उसको लागू करेंगे। और चुनाव अपनी जगह पर है, ये तो हमारा इस विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की जनता के साथ जो हमने वायदा किया था, जो हमने संकल्प किया था, उत्तराखंड की जनता ने जिस काम के लिए हमको मौका दिया है, सेवा करने का मौका दिया है, सरकार में आने का मौका दिया है, हम वो वायदा पूरा कर रहे हैं। सर, लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो जाएगा?
नहीं, मैंने कहा कि हम उत्तराखंड की जनता ने जिसके लिए हमको जनादेश दिया हम लागू कर रहे हैं और हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि अन्य राज्य भी इसको लागू करें। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि मदरसों में भी रामायण की पढ़ाई करवाई जाएगी, लेकिन बार काउंसिल और बाकी लोग बोल रहे कि वो पागल हो गए। अब देखिए, वो तो चूँकि अब राम तो सबके हैं और हर किसी को उनके बारे में पता होना चाहिए, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। सर, क्या विपक्ष को भी कहेंगे उत्तराखंड में कि राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएं, हरीश रावत जैसे उनको भी लेके आप जाना चाहेंगे? मैं तो सबसे कहूँगा कि सबको जो है दर्शन करने चाहिए और इतने लंबे समय के बाद आप देखिए भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए, बीच में द्वापर आया और 5126 वर्ष कलयुग के बीत गए, उसके बाद भी दोबारा से राम युग आया है। तो ये हम सब का सौभाग्य है, जो भी अभी इस धरा पर हैं, जो भी मनुष्य के रूप में हैं, जो इस समय इस जगत में हैं, उन सबको ये अवसर इतने लंबे कालखंड के बाद मिला है। यानी कि मैं समझता हूँ कि 10,000 वर्षों के बाद तो सबको इसका दर्शन करने का सौभाग्य है। राम युग में दर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से पुण्य मिलेगा और वहाँ दर्शन वही करेगा जिस पर भगवान राम की कृपा होगी।